नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं इस वक्त की उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। और खबर है कोरोना काल में कुंभ हुआ। कुंभ में टेस्टिंग के आदेश दिए गए कि तब तक कोई भी कुंभ का स्नान नहीं कर सकेगा जब तक टेस्ट नहीं होंगे। लेकिन उन टेस्ट के साथ किस तरह की धोखेबाजी हुई, धांधली हुई, इससे अब एक एक करके राज से पर्दा उठने लगा है। आपको बता दें, सबके जहन में सवाल यह है कि जिस फर्म ने गलत किया, लेकिन आप अब हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जिस कंपनी को ये टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस अधिकारी ने उस दस्तावेज, उस टेंडर पर दस्तखत किए, उसने ये भी चेक नहीं किया या जानबूझकर इग्नोर कर दिया कि उस कंपनी का कोई भी कोरोना टेस्टिंग का रिकॉर्ड नहीं है। यानी वो कंपनी कोरोना टेस्टिंग के लिए सर्टिफाई नहीं है। उसने आगे सबलेट किया इस टेंडर को। तो आखिर कैसे टेंडर का ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ और कौन थे वो जिन्होंने दस्तावेज का ये खेल किया, सबसे पहले ये समझिए। कुंभ के दौरान कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए विशेष चौकसी। सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में कुंभ का आयोजन। गंगा घाट जाने वाले हर रास्ते पर सफेद लिबास में मुस्तैद लोगों की टीम। लेकिन उस वक्त लोग इस हकीकत से अनजान थे कि जांच के नाम पर उनके साथ क्या हो रहा है। बस कोरोना के नाम पर करोड़ों का खेल हो गया और लग गई लाखों जिंदगियां दांव पर। जांच का काम लैब के बजाय आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक जांच का काम आउटसोर्सिंग एजेंसी को नहीं दिया जा सकता। आईसीएमआर के नियमों के मुताबिक कोविड टेस्टिंग का काम केवल उन्हीं लैब को दिया जा सकता है जो आईसीएमआर और एनएबीएल अप्रूव्ड हो, जबकि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक जिस लैब को राज्य में कोविड सैंपलिंग का काम दिया जाएगा, उसके लिए आईसीएमआर और एनएबीएल अप्रूव्ड होने के साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर उन कंपनियों के साथ करार कर लिया गया जो मान्य ही नहीं थे। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि फर्म मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस ने जनवरी में जांच के लिए मेला और जिले के स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मांगी थी। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने फर्म को ठेका देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 26 मार्च को फर्म को अनुमति दी गई। आखिर एक महीने में ऐसी कौन सी औपचारिकता थी जिसे कंपनी ने करार के लिए पूरा कर लिया और उसे टेंडर दे दिया गया? ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। रिश्वत की स्याही से सफेद सरकारी कागज पर दस्तखत हुए और 5 अप्रैल को हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए फर्म को आईडी और पासवर्ड बनाकर दे दिया। सवाल है कि जब हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने फर्म को रिजेक्ट कर दिया तो मेला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किसके दबाव में फर्म को ठेका दिया? जाहिर है फर्म ने मान मनोबल वाली तमाम सरकारी शर्तें मान ली होंगी, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक कुछ शर्तें ऐसी भी थी जिससे सरकार के साख बची रहे और कोरोना जांच के नाम पर लोगों की आंखों में आसानी से धूल झोंका जाता रहे। जी हाँ, वो शर्त कुछ और नहीं बल्कि पॉजिटिविटी रेट में हेराफेरी की थी। जब कोरोना का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 25% से ज्यादा था, बिहार में 27% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 18%, हरियाणा में 16.7%, उस वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट 0.2% बताया गया। वो भी तब जबकि कुंभ में इन्हीं राज्यों से आए लोगों का मेला लगा था। तमाम स्वास्थ्य एजेंसी 2 गज दूरी की दुहाई दे रही थी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का विज्ञान तो हर किसी से जुदा था। जाहिर है कुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएम साहब को लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने से भी कोई गुरेज नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से टेंडर जो है तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख कर दिया। एसआईटी की टीम जब जांच कर रही है तो एक एक कर परतें खुल रही हैं और तमाम वो अधिकारी जो हैं वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं जिनकी मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े पैमाने पर तमाम नियम कायदे कानूनों को नजरअंदाज करना, ये अधिकारियों की, सरकारी प्रशासन की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि अभी तक प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है और वो सरकार की इमेज को भी टार्निश कर सकता है। हरिद्वार में मौत का टेंडर जारी हुआ और उस पर सरकारी मुहर लगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे तौर पर नजर रखी जाने की बात की गई, लेकिन नाक के नीचे चलता रहा खतरनाक खेल। लेकिन हर गुनाह फर्जीवाड़े की फाइल में दर्ज होते रहे, वो भी सरकारी मुलाजिमों के दस्तखत के बाद। कहते हैं कागजी कार्रवाई होती कागजी है, लेकिन गजब का दम रखती है, क्योंकि जो सरकारी फाइल कुंभ के दौरान सरकारी दस्तावेज बने, अब उन्हीं दस्तावेजों से कुछ ऐसे सवाल सामने आए हैं जिन सवालों की रोशनी में सरकार की गर्दन फंसती नजर आ रही है। आखिर क्या थे वो सवाल जिसकी चर्चा अब हर किसी की जुबान पर है? सवाल नंबर 1, क्या कोरोना जांच के कॉन्ट्रैक्ट के कागजात पर दस्तखत होने से पहले जिन कंपनियों को जांच का जिम्मा दिया गया वो ICMR से अप्रूव थी? अगर नहीं तो ऐसी कंपनियों को जांच की जिम्मेदारी किसने दी? सवाल नंबर 2, जिस कंपनी ने जांच में पॉजिटिविटी रेट 13% बताया, उस कंपनी को आगे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया? सवाल नंबर 3, जब हर रोज की रिपोर्ट की जांच का दावा किया जा रहा था, हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, दूसरे राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका था, लेकिन लाखों की मौजूदगी के बाद भी हरिद्वार में पॉजिटिविटी दर 0.3 और 0.2% आती रही, उस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? सवाल नंबर 4, एक ही आधार कार्ड नंबर पर सैकड़ों पते दर्ज हो गए, आखिर कैसे एक मोबाइल नंबर पर सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट दर्ज हो गई? सवाल नंबर 5, मामला सामने आने के बाद सरकार ने अब तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं पूछे गए सवाल DM दीपक रावत से? क्यों मेला अधिकारी से लेकर CMO तक को जांच के दायरे में नहीं लाया गया? सवाल नंबर 6, जांच रिपोर्ट में लाखों टेस्ट के फर्जीवाड़े की बात सामने आने पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं किए गए कोई तबादले? क्यों नहीं हुई कोई बर्खास्तगी? सवाल नंबर 7, सरकार ने इतने बड़े मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश क्यों नहीं की? सवाल नंबर 8, क्या अपने ही सिपह सालार से जांच करवाकर सरकार अपने चहेते अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? सवाल नंबर 9, जिन कंपनियों को कोरोना जांच के लाइसेंस जारी किए गए थे, उन कागजों पर दस्तखत करने वाले सरकारी अधिकारियों के नामों का खुलासा क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 10, मेला के मुखिया DM रावत से या फिर दूसरे सरकारी अधिकारियों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? सवाल नंबर 11, और सबसे अहम सवाल ये कि मुख्यमंत्री कार्यालय की नजर इस गोरख धंधे पर क्यों नहीं गई, जबकि हर रोज कुंभ और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हो रहे थे। सवालों के घेरे में दर्जनों किरदार हैं, लेकिन अफसोस सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, और करे भी तो कैसे? जिम्मेदारी तो खुद सरकार की भी है, जिम्मेदारी तो खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी है। ऐसे में जिस तरह का सरकारी रवैया है, उससे तो नहीं लगता कि मौत के सरकारी लाइसेंस पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ सरकार किसी तरह की कार्रवाई के मूड में है। टीम न्यूज़ नेशन। सवालों के घेरे में सरकार है, उसके अधिकारी हैं और तमाम वो लोग हैं, क्योंकि जिनकी तरह से CMO ऑफिस की देखरेख में सब कुछ चल रहा था, तो वहां के अधिकारियों को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। सवाल यह है कि अब सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है इन अधिकारियों के खिलाफ जो पेंडेमिक एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज करने में। लेकिन इस सब के बीच में SIT ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। लाखों लोगों का आधार कार्ड एक, उनका पता एक, मोबाइल नंबर एक। जी हां, आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन कुंभ नगरी हरिद्वार में जब कोरोना टेस्टिंग के लिए दस्तावेज इकट्ठे किए गए तो ये जालसाजी को अंजाम दिया गया। आस्था का पवित्र संगम कुंभ और गंगा किनारे देश के हर हिस्से से पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना काल में कहीं चूक न हो जाए, लिहाजा पुलिस प्रशासन से लेकर हर सरकारी महकमा मौके पर मुस्तैद। कोविड जांच के बाद लोगों को गंगा के तट पर प्रवेश की इजाजत। कोरोना काल में क्या मुख्यमंत्री, क्या उनके सिपहसालार सब दावा करते रहे कि किसी भी तरह के चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। हरिद्वार आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच जरूरी है और जांच के बाद ही गंगा तट पर लोगों को प्रवेश देने का दावा किया जाता रहा। इतना ही नहीं, सूबे के सरहद पर बाकायदा बाहर से आने वाले लोगों को भी कोरोना जांच से गुजरना पड़ता था। अब जरा सोचिए, जब प्रशासन इतना मुस्तैद हो तो क्या किसी तरह के चूक की कोई गुंजाइश रह जाती है भला? लेकिन जांच के नाम पर क्या कुछ होता रहा, इसकी भनक तक लोगों को नहीं लगी।
जहां पूरे देश में कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा था, वहां कोरोना जांच और नेगेटिव रिपोर्ट के नाम पर कैसे भयानक और घिनौना खेल चलता रहा, किसी को इसका अंदाजा नहीं था। धड़ल्ले से लोगों के नेगेटिव रिपोर्ट तैयार किए जाते रहे और हजारों लाखों की भीड़ में हर किसी को शामिल होने की इजाजत मिलती रही। बहुत मुमकिन है कि उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हों जो कोरोना से संक्रमित हो, लेकिन जब फर्ज दौलत के हाथों बिक चुकी हो तो किसी को सही गलत की कहां परवाह थी। रिश्वत की स्याही से नेगेटिव रिपोर्ट की शक्ल में सैकड़ों हजारों लोगों के लिए मौत का दस्तावेज तैयार होता रहा। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों के कोरोना जांच की जिम्मेदारी दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, हिसार के नलवा लैब और डॉक्टर लाल चंदानी को दिया गया था। जाहिर है सरकारी आदेश के पहले सारी औपचारिकताएं पूरी की गई होंगी, लेकिन एक खास औपचारिकता भी थी जिसके बाद सरकारी अफसरों के दस्तखत मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के साथ अनुबंध पर हो गए। प्रशासन से इजाजत मिली और घोटालेबाज ठेकेदारों ने अपना खेल शुरू कर दिया। इसमें प्रारंभिक तौर पर 3 कंपनियां जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, लेकिन जांच का दायरा केवल कंपनियों तक नहीं है। पूरा विषय ये है कि वो घपला अगर हुआ है तो उसमें कौन कौन लोग लिप्त थे। अगर सरकारी स्तर पर कोई अधिकारी लिप्त थे तो वे भी उसी के दायरे में आने वाले हैं। कुल मिलाकर के जांच का मूल उद्देश्य जो कल्प्रिट्स हैं उनको चिन्हित करना और उनको सजा दिलाना है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एसआईटी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर न सिर्फ कोताही बरती गई, बल्कि सैकड़ों हजारों नहीं लाखों लोगों के नेगेटिव रिपोर्ट तैयार कर उन्हें लोगों की भीड़ में जाने की इजाजत दी गई। जाहिर है टारगेट के नाम पर मेडिकल टेररिज्म का खेल खेला गया। एसआईटी ने 40 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उनके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है और उन अफसरों के नाम है जिनके इशारे पर मौत की मनमानी का दस्तावेज तैयार होता रहा। एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद इन मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, डॉक्टर लाल चंदानी और हिसार के नलवा लैब को नोटिस भेजा है, जिन्हें अब अपना जवाब देना है। इन्वेस्टिगेशन में हम बहुत सारे लोगों के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। सारे डिटेल्स जो है हम बाइक में डिवेल्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छी गति पे चल रहा है और संबंधित को हमने नोटिस इशू कर रहे हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है इसका जो सच है उसका सामने निकल के आ सके। जाहिर है पूछताछ में उनके सरपरस्तों के नाम भी सामने आएंगे, कुछ तबादले होंगे और होंगी कुछ बर्खास्तगी। गुनाह सामने आने पर गिरफ्तारियां भी मुमकिन है, यानी कह सकते हैं कानूनी चाबुक चल चुका है, अब तो सिर्फ असर होना बाकी है। हरिद्वार महाकुंभ कोरोना जांच घोटाले के मामले में एसआईटी 1 लाख से ज़्यादा आईसीएमआर से पूरी रिपोर्ट्स ले चुकी है। कोरोना जांच के 1 लाख रिपोर्ट्स को एसओजी खंगाल रही है। 1 लाख मोबाइल नंबर्स की लोकेशन खंगाली जाएगी। ये देखा जाएगा कि ये लोग हरिद्वार आए भी थे या फिर दूसरे राज्यों में रहकर ही हवाई इनके टेस्ट हो गए। अब ग्राउंड लेवल तक एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। तो किस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव का पूरा खेल चल रहा था, वो भी कुंभ नगरी हरिद्वार में, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि घोटालेबाज कितने ही शातिर क्यों ना उनसे पूरा तंत्र जो है वो मिली भगत रखता हो, लेकिन झूठ बहुत देर तक छिपता नहीं है, भ्रष्टाचार सामने आ ही जाता है। और एक एक करके अब ये भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, तमाम अधिकारी भी सामने आ रहे हैं जिनकी देखरेख में ये सब कुछ हुआ है। आखिर क्या गलती हुई, क्या लूपहोल्स थे जिससे ये पूरा का पूरा घोटाला जो है वो पकड़ में आया? देखिए, समझिए अगली रिपोर्ट में। जब पूरे देश में कोरोना कहर बनकर टूटा था, लाखों जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रही थी, उस वक्त उत्तराखंड प्रशासन ने मौत को मनमानी करने का सरकारी आदेश दे दिया और मौत के सौदागरों की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली सफेद कोट वाले उन लोगों को जिनके दस्तावेज को लोग ऊपर वाले का फरमान मानने लगे। लेकिन नेगेटिव गुनाह की पॉजिटिव गवाही आखिरकार हो ही गई। पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले एक शख्स विपिन मित्तल की गवाही ने आस्था की नगरी में चल रहे
इस संगीन गुनाह को आम कर दिया। विपिन के पास हरिद्वार के एक लैब से फोन कॉल कर इत्तला दी गई कि उसका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है, जबकि विपिन ने कोरोना जांच कराया ही नहीं था और न ही हाल में हरिद्वार गया था। जब उस फोन कॉल के बाबत शिकायत की गई, तब एक एक कर गुनाह की परतें खुलती चली गई। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना जांच घोटाले के मामले में एसआईटी की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के नाम से शरद पंत और उनकी पत्नी मलिका पंत इस कंपनी को चलाते थे। इस कंपनी के ओनर्स ने मेलाधिकारी स्वास्थ्य कार्यालय को इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए बताया कि नलवा लैबोरेटरीज़ और डॉक्टर लाल चंदवानी लैबोरेटरीज़ ये दोनों इनकी पार्टनर कंपनियां हैं, क्योंकि इनके पास आईसीएमआर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। नियमों के मुताबिक सिर्फ आईसीएमआर रजिस्टर्ड और एनएबीएल प्रमाणित लैब को ही कोरोना जांच का अधिकार है। ऐसे में पार्टनर कंपनी बताकर अधिकारियों की आंखों में इसने धूल भी झोंकी है। शिकायत आईसीएमआर तक पहुंची। आईसीएमआर ने जांच की बात कही। जांच शुरू हुई तो एक एक कर गुनाह के दस्तावेज खुलते चले गए। एक दो नहीं बल्कि लाखों रिपोर्ट जांच के दायरे में आ गई और फिर जारी हुआ एक और सरकारी आदेश। मामले की जांच एसआईटी करेगी। शुरुआती जांच में पता चला कि हरिद्वार के जिन 11 लैब में टेस्ट किए गए उनका पॉजिटिविटी रेट 0.3% था, जबकि डॉक्टर लाल चंदानी के दस्तखत से जारी रिपोर्ट में पॉजिटिविटी रेट 0.2% बताया गया, जो कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर था, क्योंकि कुछ जांच दिल्ली के दूसरे लैब से भी कराए गए जहां पॉजिटिविटी रेट 13% आया। यानी कि जिन लोगों को सीधे तौर पर जांच के लिए शामिल किया गया था, उनको साफ तौर पर बताया जा चुका था कि हर कीमत पर रिपोर्ट नेगेटिव रखनी है। अब जरा सोचिए सरकार की मंशा क्या रही होगी। हर हाल में आस्था के महामिलन कुंभ के आयोजन को सफल बनाना, यही ना? तो क्या आस्था के नाम पर सरकार हरिद्वार में मौत को मनमानी करने की इजाजत दे रही थी? लगता तो यही है। हरिद्वार महाकुंभ कोरोना जांच घोटाले मामले में जांच को लेकर ही अब सवाल हो रहे हैं। एक और क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है, एसआईटी की टीम जांच कर रही है, और दूसरी ओर सीडीओ हरिद्वार की अध्यक्षता में एक जांच लगातार जारी है। और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है, मुख्यमंत्री एसआईटी के लिए निर्देश दे चुके हैं, एसआईटी जांच कर रही है, तो फिर सीडीओ की जांच का क्या मतलब है? इसके साथ ही सीडीओ के पास तमाम इस पूरे मामले के कागजात हैं जो एसआईटी को मिलना बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन अभी तक एसआईटी को ये कागज़ नहीं मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो और ज्यादा अपडेट देंगे। सुरेंद्र, सवाल ये है कि एसआईटी एक एक कर तमाम जो पूरा घोटाला है उससे राज से पर्दा उठा रही है। कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, क्या कुछ हुआ था, क्या मॉडस ऑपरेंडी था, लेकिन हर बार की तरह से सिर्फ जो कंपनियां थी उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी, या वाकई में वो बड़े अधिकारी, वो बड़े अफसर जो इस पूरे गोरख धंधे में लिप्त थे, जिनके सिग्नेचर से ये सब कुछ हुआ और होता रहा आगे चल के भी, उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पिनाज, और एक अपडेट मैं आपको दूं और हमें ये बता पाएंगे हम कि आखिरकार हम ये बात क्यों कह रहे हैं। जो मुख्य आरोपी हैं मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, मलिका पंत और शरद पंत, इनको कोर्ट से आज अरेस्ट स्टे प्राप्त हो चुका है, हाई कोर्ट से। यानी ये कामयाब हो गए कि इनकी फ़िलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। हाई कोर्ट ने इन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। लूप पुल्स सरकारी अधिकारी अपनी जांच में ही बना देते हैं। आपने जांच में देरी करी, आप कोर्ट में वो तथ्य नहीं रख पाए कि इनकी गिरफ्तारी आपके लिए ज़रूरी थी, और उसका सीधे तौर पर उनको फ़ायदा हुआ और हाई कोर्ट से वो अपना अरेस्ट स्टे लेने में कामयाब रहे। दूसरी बात जो आपने कही कि इस जांच को लेके, देखिए इस जांच को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। जो एसआईटी टीम का गठन हुआ है वो एएसपी रैंक के अधिकारी के तौर पर की अध्यक्षता में हुआ है, उनकी गाइडेंस में हुआ है। एएसपी रैंक का अधिकारी कैसे सीनियर आईएएस से पूछताछ करेगा, और सीडीओ, डीएम,
मेला अधिकारी दीपक रावत, इनसे जब पूछताछ करनी होगी तो आपको ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एएसपी रैंक के अधिकारी के बुलावे पर उसकी पूछताछ पे ये लोग कभी हाजिर नहीं होंगे। बेहतर ये होता किसी सीनियर आईएएस को, सीनियर आईपीएस को जांच दी गई होती और जांच को पूरी तरीके से किया होता। बिल्कुल, यानी पहले घोटाला होता है, फिर उसके बाद गलत टेंडर दिए जाते हैं, गलत टेंडर पर भी जी सुरेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि पहले घोटाले का पर्दाफाश और उसके बाद जांच में भी ढिलाई बढ़ती जा रही है। सवालों में रावत सरकार। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन न्यूज नेशन लगातार इस बड़े घोटाले पर, जिसने कुंभ का नाम बदनाम किया, जिसने पेंडेमिक के वक्त में लाखों जिंदगियों को ताक पर लगा दिया, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बना दिया, उन गुनहगारों का पर्दाफाश लगातार करती रहेगी। सवालों के घेरे में तमाम अधिकारी हैं, सरकार भी है। आपको बता दें कि किस तरह से तीरथ सिंह रावत ने कुंभ के दौरान ही नया मुख्यमंत्री पद संभाला था और उनके ऊपर दबाव, जिम्मेदारी थी कि कुंभ को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। उन्होंने आला अधिकारियों की, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की पूरी फौज जो है हरिद्वार में उतार दी थी। लेकिन किस तरह से इन अधिकारियों ने इस पूरे गड़बड़ झाले को अंजाम दिया और कौन था इसका मुख्य किरदार जिसका गुनाह सबसे बड़ा है, ये भी देखिए। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन, जाहिर है आस्था के इस महामिलन पर लाखों लोगों की आमद हर रोज दर्ज हो रही थी। आस्था की नगरी में प्रशासन मुस्तैद होने का दावा कर रहा था और मुस्तैद मुलाजिमों के मुखिया बने थे हरिद्वार के कलेक्टर साहब। जी हां, नाम है दीपक रावत। जाहिर है कुंभ के दौरान लिए जा रहे हर फैसले पर उनकी रजामंदी रही होगी। रजामंदी इस बात पर भी कि किस तरह कोरोना काल में लोगों की आमद से पहले उनका कोविड टेस्ट हो। जरा तस्वीर देखिए, आखिर किस तरह तेज तर्रार डीएम दीपक रावत मुस्तैद है। कभी शहर को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए सड़कों पर कदम था, तो कभी कोरोना जांच करने वाले डॉक्टरों के सामने मरीजों के रजिस्टर की जांच। लगता तो यही है कि कलेक्टर साहब बेहद सख्त और मुस्तैद अफसर हैं। लेकिन जरा रुकिए, कोरोना जांच के नाम पर हरिद्वार में जिस कुकर्म की कहानी लिखी गई, उस वक्त कहा गई थी डीएम साहब की मुस्तैदी। बिना लाइसेंस की जांच किए कंपनियों को कोरोना जांच की जिम्मेदारी दे दी गई। पास की नजर रखने वाले डीएम साहब की नजर नहीं पड़ी। हर रोज जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा होता रहा। दीपक रावत साहब की नजर नहीं पड़ी। उनके मुख्यमंत्री और उनकी मैडम समेत सचिवालय के 27 लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। लेकिन हरिद्वार में लाखों की भीड़ में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.2% रहा। मेला के मुखिया का माथा नहीं ठनका। लेकिन गजब के तेज तर्रार अफसर हैं दीपक रावत। लाखों लोगों के साथ नेगेटिव रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल हो गया। बड़े ही गुपचुप तरीके से सारी करतूत फाइलों में दर्ज करवा दी और जांच की आंच खुद पर नहीं पड़ने दी। ये तो कोई तेज तर्रार अफसर ही कर सकता है ना। टीम न्यूज़ नेशन। एसआईटी की रिपोर्ट, उसमें शामिल अधिकारियों की सीनियरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और एक एक कर कई नामों के खुलासे हो रहे हैं जो रसूखदार हैं, जो उनके संबंध राजनेताओं से भी हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं। न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होते के नाते कुंभ के गुनहगारों के तमाम नामों से लगातार ये पर्दा उठाता रहेगा, लगातार तीखे सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि कुंभ के गुनहगारों को, जिन्होंने कुंभ का नाम बदनाम किया और पेंडेमिक के इस वक्त में कुंभ को सुपर स्प्रेडर बना दिया, लाखों लोगों की जिंदगी को ताक पर लगा दिया, उन गुनहगारों को उनके गुनाह का हिसाब देना ही होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।